Hello friends, today we are starting up with the most important disease which is important for even the long questions, that is Granny Rog. We also call Granny Rog as malabsorption in English, malabsorption syndrome. व्याधि परिचय। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार ग्रहणी में स्थित अग्नि दोष को ही ग्रहणी दोष कहते हैं। ग्रहणी अन्न सेवन के पश्चात अन्न का धारण, पाचन, शोषण तथा अवशिष्ट पदार्थ का मल रूप में विसर्जन करती है। जो ग्रहणी आचार्य चक्रपाणी ने किसको बोला है? जो ग्रहणी में स्थित अग्नि दोष है उसी को ही ग्रहणी दोष कहा है। आचार्य सुश्रुत के मत के अनुसार पक्वाशय तथा अमाशय के मध्य में स्थित षष्ठी पित्तधरा कला को ही ग्रहणी कहा है। सुश्रुत के मत के अनुसार पक्वाशय और अमाशय के मध्य में स्थित जो षष्ठी पित्तधरा कला है उसी को इन्होंने ग्रहणी कहा है। इसी ग्रहणी में होने वाली दृष्टि को ग्रहणी रोग कहते हैं। ये दोनों आचार्यों की अलग अलग मत है। जब मंदाग्नि द्वारा, ये बात ध्यान रखने की, मंदाग्नि उदर रोग में भी अग्नि मंद होती है और ग्रहणी रोग में भी। जब मंदाग्नि द्वारा विदग्ध आहार अधोमार्ग द्वारा अपक्व या पक्व मल रूप में प्रवृत्त होता है तो उसे ग्रहणी रोग कहते हैं। इस रोग में अपक्व या पक्व अन्न विदग्ध होकर अधोगति से शरीर से बाहर निकलता है। या तो जो अन्न है वो पका होगा या अपका होगा, वो अधो मार्ग से बाहर निकलता है। ग्रहणी की निरुक्ति, ग्रह जमा अनि में डीश प्रत्यय लगाने पर ग्रहणी शब्द बनता है। ग्रहणी शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करना। ग्रह जमा अनि में डीश प्रत्यय लगता है। अब बात करते हैं कुछ संदर्भ की। चरक संहिता में चिकित्सा स्थान के अध्याय 15 में ग्रहणी रोग का वर्णन किया हुआ है। सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र में अध्याय 40 में। निदान की बात करते हैं। निदान, सामान्य निदान। आचार्य चरक के मत के अनुसार ये कुछ सामान्य निदान बताए हुए हैं। भोजन का सेवन न करना, अजीर्ण होने पर भी भोजन करना, विषम आसन, अधिक मात्रा में भोजन करना, असात में भोजन करना। ये 5 इनफ है। मीन्स भोजन का पता नहीं चल रहा कि वो जो भोजन है वो गलत मात्रा में लिया जा रहा है या गलत भोजन किया जा रहा है। मतलब डाइजेशन ना होने पर भी भोजन करना, भोजन का सेवन ना करना, भोजन ही ना खाना, अजीर्ण होने पर खाना, विषम आसन खाना, मतलब या मात्रा के अकॉर्डिंग ना करना या काल के अकॉर्डिंग ना करना, अधिक मात्रा में लेना और असात में भोजन का सेवन करना। ये सब वेग अवरोध तो हर रोग में हम लिख ही सकते हैं एज ए निदान। आगे बात करते हैं। सुश्रुत के मन के अनुसार उन्होंने मेन 2 बताया। जो अतिसार से ग्रस्त होता है उसको भी ग्रहणी रोग होने की संभावना ज्यादा होती है, और जिसकी जठराग्नि मंद होती है उसको भी, वह भी ग्रहणी रोग का प्रमुख निदान होता है। अतिसार से ग्रस्त होना और जठराग्नि मंद। अब बात करते हैं विशिष्ट निदान की। वातज ग्रहणी के निदान है। कटु, तीख, कषाय रस द्रव्यों का सेवन, क्योंकि इन तीनों से वात दोष बढ़ता है। अतिरूक्ष, अतिशीत या अत्यल्प भोजन का सेवन, अन्नशन तथा अधिक मार्ग गमन, वेग अवरोध या अतिमैथुन। अब बात करते हैं पित्तज ग्रहणी की। पित्तज ग्रहणी के निदान है। कटुरस, अजीर्ण होने पर भी भोजन करना, विदाही आहार का सेवन, अम्लक्षार आदि, मतलब अम्ल रस और पित्त मतलब क्षार वाला जो आहार होता है ये पित्त का वर्धन करता है, इसलिए अम्ल, क्षार आदि पित्तवर्धक वस्तुओं का सेवन। जिस प्रकार गर्म जल अग्नि को नष्ट करता है उसी प्रकार उपरोक्त हेतुएं भी प्रकुपित पित्त अग्नि का नाश करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो अग्नि है उसको पित्त बढ़ाएगा, बट अगर प्रकुपित पित्त है तो वो अग्नि का नाश करता है। कफज ग्रहणी का निदान, कुरु, अति स्निग्ध, शीतल आदि आहार द्रव्यों का सेवन, अत्यधिक भोजन करना, भोजन के पश्चात शीघ्र शयन, मीन्स स्लीपिंग जस्ट आफ्टर हैविंग द मील। त्रिदोषज ने बता रखा है। तीनों दोषों के सम्मिलित निदान को त्रिदोषज ग्रहणी के निदान बताए गए हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, ग्रहणी में त्रिदोषज ग्रहणी बोली है, आचार्य चरक ने सन्निपातज नहीं बोली। फिर अब बात करते हैं संप्राप्ति की। सामान्य संप्राप्ति अगर देखा जाए तो हम पहले चार्ट से समझते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करना है वर्ड्स में। पहले उपरोक्त निदानों का सेवन, उसके बाद अग्निमंद हो जाती है। अग्निमांद्य
निदानों के सेवन से अग्निमंद हो जाती है। अग्निमांद्य गृहिणी का मेन लक्षण है। फिर आमदोष की उत्पत्ति, षष्ठी पित्तधरा कला में स्थान संश्रय, ये हमने बताया था, आचार्य चरक ने बोला हुआ है कि उन्होंने आचार्य सुश्रुत ने षष्ठी पित्तधरा कला को ही गृहिणी का स्थान बताया है। तो निदान का सेवन, अग्निमांद्य, आमदोष की उत्पत्ति, षष्ठी पित्तधरा कला में स्थान संश्रय, गृहिणी दुष्टि, पक्व या एवं अपक्व अन्न का अधोभाग से निर्हरण, कभी बद्ध कभी द्रवमल की प्रवृत्ति, मीन्स कभी सॉलिड कभी लिक्विडिटी फीकल मैटर आती है, जब निकल रहा हो तो गृहिणी रोग की उत्पत्ति होती है। अब बात करते हैं इसके संप्राप्ति घटक की। तो दोष है, त्रिदोषज विकार है गृहिणी, दूष्य अन्न और रस, दूष्य है अन्न और रस, स्रोतस है अन्वय और पुरुषवय, क्योंकि कभी बद्ध कभी द्रवमल की उत्पत्ति हो रही है। तो कौन कौन से स्रोतस अफेक्टेड हुए? अन्वय और पुरुषवय। अधिष्ठान है पित्तधरा कला या फिर और गृहिणी। स्रोतो दुष्टि प्रकार, अति प्रवृत्ति, स्वभाव दारुण, अग्नि मंद, साध्यता, साध्यता में कृत साध्य। अब बात करते हैं हमारे भेद की गृहिणी के। गृहिणी के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भेद बताए हैं, तो हम इसको ट्रिक से लर्न करेंगे। आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने गृहिणी के 4 भेद बताए हैं। 4 भेद कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, और यहाँ पे सन्निपातज नहीं बताया है इन्होंने, यहाँ पे सन्निपातज की जगह त्रिदोषज बताया है। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और आचार्य चरक और सुश्रुत ने 4 बताया है, वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज सन्निपातज की जगह। आचार्य माधवकर ने 6 भेद बताए हैं गृहिणी के। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, संग्रह गृहिणी और घंटी यंत्र गृहिणी। ये जो दोनों हैं ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, संग्रह वाली और घंटी यंत्र गृहिणी। इसकी ट्रिक है, आचार्य माधवकर ने वात, पित्त, कफ का सन्निपात संग्रह करके घंटी यंत्र गृहिणी बजाई। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं। आचार्य माधवकर ने वात, पित्त, कफ का सन्निपात संग्रह करके घंटी यंत्र गृहिणी बजाई। वैसे तो जिसको टाइप्स लर्न हो जाते हैं अच्छी बात है, बट डिजीजेस बहुत सारी हैं, तो कोई ट्रिक होती है दिमाग में, तो अगर कुछ भूल रहा होता है तो याद आ जाता है। अब आचार्य गणनाथ सेन की बात करते हैं। आचार्य गणनाथ सेन के अनुसार इन्होंने गृहिणी के 4 भेद बताए हैं। इन्होंने गृहिणी के 4 भेद बताए हैं, राजा गृहिणी, शतज गृहिणी, शयज गृहिणी और निर्मुख गृहिणी। अगर इसके ट्रिक की बात करें तो निर्मुख गृहिणी राजा का शय शत से होती है। जो निर्मुख गृहिणी है वो राजा के, राजा मीन्स राज गृहिणी के शय गृहिणी और शत गृहिणी से होती है। तो निर्मुख गृहिणी राजा का शय शत से होती है। राजा के कर लो, राजा के शय शत से होती है। निर्मुख गृहिणी राजा के शय शत से होती है। आगे बढ़ते हैं। अन्य भेद में इसको 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, स्वतंत्र गृहिणी और परतंत्र गृहिणी। स्वतंत्र गृहिणी मीन्स जिसमें विदाउट अतिसार जो अकर होती है, और परतंत्र में जो आफ्टर अतिसार होती है। बिना अतिसार उत्पत्ति होने वाली गृहिणी को स्वतंत्र गृहिणी रोग कहते हैं, और अतिसार के पश्चात अपथ्य सेवन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली गृहिणी को परतंत्र गृहिणी कहते हैं। आचार्य चरक ने आम गृहिणी का भी वर्णन किया है। अब बात करते हैं गृहिणी के पूर्व रूप की। तो तृष्णा, पॉलीडिप्सिया, आलस्य, बल का क्षय, खाए हुए अन्न का विदाह, भारीपन, भोजन का चिरपाक, देर से भोजन का पाचन होना। आचार्य सुश्रुत ने कुछ अलग बताए हैं, कास, अरुचि, आंत्र कुंजन, गार्गलिंग साउंड्स इन द एब्डोमेन और कर्णक श्वेद। ये आप छोड़ सकते हैं, ये 2 या 3 लर्न कर लो। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, इसमें ये वाले भी लिख सकते हैं क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने और भी बताए हैं, तृष्णा, अरुचि आदि। ये बताया है अष्टांग हृदयकार ने, अरुचि, तृष्णा और ये कुक्षवेद, ये इन्होंने इन दोनों के चरक और आचार्य सुश्रुत की मत को मिक्स कर दिया, दोनों का संग्रहण करके लिया गया। अरुचि, तृष्णा, कर्णश्वेक्ष और आंत्रकुंजन। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। बात करते हैं सामान्य लक्षण की। सामान्य लक्षणों में आचार्य चरक ने गृहिणी के निम्न सामान्य लक्षण बताए हैं। अति श्रेष्ठ
विबद्ध द्रवमल की प्रवृत्ति, मतलब पासेज ऑफ द सेमी सॉलिड और लिक्विड स्टूल्स। अतिसृष्ट विबद्ध द्रवमल की प्रवृत्ति होना। तृष्णा, अरोचक, मुख वैरस्य, और हम कर सकते हैं ज्वर। फिर आचार्य सुश्रुत ने जो हमने संप्राप्ति चक्र में पढ़ा था कि दुर्गंध युक्त कभी बद्ध कभी द्रवमल की प्रवृत्ति होना, और भोजन के तुरंत बाद आम मल की प्रवृत्ति होना, मतलब जैसे ही खाना खाता है उसके जस्ट बाद लिक्विड स्टूल का या म्यूकस स्टूल की प्रवृत्ति होना। इवैक्यूएशन ऑफ म्यूकस स्टूल्स आफ्टर टेकिंग मील्स, भोजन के तुरंत बाद आम मल की प्रवृत्ति। फिर वेद अनुसार अब बात करते हैं विशिष्ट लक्षणों की। वातिग्रहणी के लक्षण। वातिग्रहणी में हमें पता है कैसा होगा आहार, जो हमने जो खाना खाया है वो अन्न का अम्लपाक, ड्राइनेस होगी बॉडी में। खर अंगता मीन्स ड्राइनेस इन द बॉडी। मुख तथा कंठ में शोष होना, इसमें भी ड्राइनेस। क्षुधा एवं तृष्णा की अधिकता। ग्रहण किए हुए अन्न का कष्टपूर्वक पाक होना, डिफिकल्टी से डाइजेशन होता है फूड का। अब बात करते हैं नेक्स्ट पौतिक ग्रहणी की। पौतिक ग्रहणी में जो रोगी होता है वो पीताभ वर्ण का हो जाता है, येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है पेशेंट की, अजीर्ण होता है उसको। नील पीताभ वर्ण के मल का निस्सरण, जो उसकी स्टूल होती है दैट इज ब्लूइश येलोइश इन कलर, नील पीताभ वर्ण के मल का निस्सरण। हृदय तथा कंठ में दाहा होता है, अरुचि तथा तृष्णा। कफज ग्रहणी के लक्षण। खाए हुए आहार का कठिनता से पाचन, सेम एज वातज। हल्लास तथा छर्दी, अरुचि, और मुख माधुर्य मीन्स स्वीट टेस्ट ऑफ द माउथ। पतला आम, गुरु तथा कफ युक्त मल का निस्सरण। मल कैसा हो जाता है कफज ग्रहणी में? पतला, आम युक्त, गुरु तथा कफ युक्त मल का निस्सरण। पैसेज ऑफ लूज म्यूकॉइड अनडाइजेस्टेड हैवी स्टूल्स। सन्निपातज में तीनों दोषों के संयुक्त रूप के लक्षण देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं संग्रह ग्रहणी के लक्षण। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो संग्रह ग्रहणी है इसको सिलियोसिस भी बोलते हैं मॉडर्न से कंपैरिजन करें तो। आचार्य माधवकर ने, क्योंकि आचार्य माधवकर ने दिए थे 6 भेद, तो उन्होंने ही संग्रह ग्रहणी के निम्न लक्षण वर्णित किए हैं। आंत्रकुंजन मीन्स गार्गलिंग साउंड्स इन द एब्डोमेन। आलस्य, दौर्बल्य, सदन, कटी वेदना। मेन ये वाला हमें लर्न करना है, बाकी तो चॉइस है। द्रव, शीत, घन तथा स्निग्ध आमयुक्त अत्यधिक मल का त्याग मीन्स फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन ऑफ द कोल्ड थिक म्यूकॉइड स्टूल। द्रव, शीत, घन तथा स्निग्ध आमयुक्त अत्यधिक मल का त्याग। अब नेक्स्ट है आक्रमण काल के 1 मास, 15 दिन, 10 दिन या प्रतिदिन भी हो सकता है। एपिसोड्स ऑफ द ग्रहणी कैन अकर इवन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1 month, 15 days, 10 days और इट में अकर डेली ऑल्सो। नेक्स्ट दिवा प्रकोप तथा रात्रि में शमन। एग्रीवेशन ऑफ सिम्टम्स ड्यूरिंग द डे टाइम एंड नाइट टाइम। दुष्चिकित्स्य तथा चिरकालीन व्याधि। दुष्चिकित्स्य तथा चिरकालीन व्याधि मीन्स डिफिकल्ट टू ट्रीट एंड क्रॉनिक डिजीज। संग्रह ग्रहणी त्रिदोषित ग्रहणी का ही एक परिवर्धित रूप है। परिमाणतः यह असाध्य या कष्ट साध्य होती है। फिर बात करते हैं घंटी यंत्र। ये भी आचार्य माधवकर ने दी है, तो इसको कंपैरिजन किया हुआ है इंटेस्टाइनल टीबी से या क्रॉनिक कोलियाइटिस से। करवट बदलते समय तथा मल त्याग के समय जलपूर्ण मशक के समान उदर में शब्द होता है, उसका मुख्य लक्षण है तथा यह असाध्य का भी निर्देशक है। इससे कुछ विद्वान
अनुलोम शय भी कहते हैं। प्राय यह व्याधि असाध्य होती है, शस्त्र कर्म से भी कृत साध्य होती है। उसके लक्षण निम्न प्रकार से प्रकट होते हैं। पहला है लेटते हुए पार्श्व शूल में पीड़ा। जब पेशेंट लेटेगा तो उसके पार्श्व में शूल होगा, पीड़ा होगी। अत्यधिक दुर्बलता, मल त्याग के समय जल में डूबते हुए घोड़े के समान ध्वनि का उत्पन्न होना, घड़े के समान। जब वो अपना डिफिकेट करेगा तो उसको कुछ स्पेसिफिक साउंड सुनाई देंगे। यहाँ पे बता रखा है डूबते हुए घड़े के समान। बात करते हैं नेक्स्ट, राजगृहिणी। ये किसने दी है? ये हमें दी थी आचार्य गणनाथ सेन ने। इन्होंने 4 बताए थे, राजगृहिणी, शय, शत और निर्मुख। तो राजगृहिणी के लक्षण बताए हुए हैं। इसको स्प्रू से कंपेयर किया हुआ है मॉडर्न में। संपन्न वर्ग के लोगों में यह व्याधि अधिक होती है। मीन्स जो ज़्यादा वेल टू डू होते हैं, राजा वाजा, उनमें, जैसे राजवंश में राजाओं में थी, राजा चंद्रमा में हुई थी, वैसे बता रखा है ये सबको नहीं होती, ये सिर्फ संपन्न वर्ग के लोगों में यह व्याधि अधिक होती है, अतः इसे राजागृहिणी कहा जाता है। गणनाथ सेन ने इनके लक्षण बताए हैं। अपक्व तथा स्निग्ध मल की प्रकृति, बिना पका हुआ और स्लाइमी नेचर का मल निकलता है। सांद्र पीत एवं श्वेत मल की प्रवृत्ति, थिक येलोइश और व्हाइटिश कलर का स्टूल हो जाता है। रोगी का शरीर जो होता है पांडु वर्ण का, येलोइश हो जाता है। रक्त में अल्पता, दैट इज एनीमिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इन्होंने गणनाथ सेन ने कुछ पथ्य और अपथ्य का भी वर्णन किया है। यदि पेशेंट को राजगृहिणी है तो पथ्य है फल, दुग्ध, तक्र, मांस इत्यादि, और अपथ्य है यव, तंडुल मतलब चावल होता है एक तरीके का, मुद्ग, मसूर, मूंग, मसूर, तंडुल और यव का इत्यादि धान्य का सेवन नहीं करना, और फल, दूध, तक्र, मांस इन सब का सेवन करना चाहिए। बात करते हैं शतज गृहिणी के लक्षण की। मीन्स क्रॉनिक डायसेंट्री और डायरिया। इसमें यह बात जो है मेन इम्पॉर्टेंट है, जो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो याद रखने वाली बात है कि जो मल होगा वो आम युक्त तथा रक्त मिश्रित द्रव होगा। मल कैसा होगा? इसमें आम भी मिश्रित होगा और रक्त भी, रक्त मिश्रित द्रव की मल की प्रवृत्ति। जो हमारा मल है वो आम युक्त है, रक्त मिश्रित है और द्रव है। फिर बार बार मल की प्रवृत्ति, फ्रीक्वेंट हो गया, पासिंग द स्टूल्स, फ्रीक्वेंट अर्जिंग होगी। शहद गृहिणी की बात करें तो इसको कंपेयर किया हुआ है ट्यूबरकुलर डायरिया से। इसके लक्षण बताए गए हैं कि पिच्छल तथा रक्त मिश्रित मल की प्रवृत्ति। विर्ण भेद भी प्राय पाया जाता है। जो रक्त मिश्रित मल आएगा वो 2 तरीके की गृहिणी में आएगा। कौन कौन सी? शतज और शयज में। विर्ण भेद भी प्राय पाया जाता है। बात करते हैं निर्मुख गृहिणी की। मेम्ब्रेनस डायरिया, जो शूल युक्त मल की प्रवृत्ति होती है निर्मुख में। पिच्छल तथा आम मल की प्रवृत्ति। रक्त मिश्रित मल इसमें भी मिलेगा निर्मुख में, तथा अतिसार, कभी कभी विबंध भी होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होती है। आमज गृहिणी या स आम गृहिणी के लक्षण विष्टम्भ, कॉन्स्टिपेशन, प्रसेक, उदर में वेदना तथा दाह, अरुचि, शरीर में भारीपन। यहाँ पे तीनों में डिफरेंस दे रखा है, गृहिणी, अतिसार और प्रवाहिका में। ये जब हम तीनों रोग कर लेंगे उसके बाद देखेंगे। अभी साध्यता असाध्यता की बात करते हैं। बाल अवस्था में जो गृहिणी होती है ये साध्य होती है, युवावस्था में कृत साध्य तथा वृद्ध अवस्था में असाध्य। तो साध्य, कृत साध्य और असाध्य। दोष भेद से देखें तो एक दोषद वातज, पित्तज और कफज जो होती है ये साध्य होती है। सन्निपातज जो गृहिणी होती है ये कृत साध्य होती है। पर संग्रह गृहिणी, दुष्चिकित्सा तथा घंटी यंत्र गृहिणी ये किसने दी थी? ये दोनों हमें दी थी माधवकर ने। ये असाध्य होते हैं। जिन लक्षणों से युक्त अतिसार व्याधि को असाध्य माना जाता है। मीन्स गृहिणी के जिस भी व्यक्ति को गृहिणी है उसमें यदि अतिसार व्याधि का लक्षण दिखता है या फिर जो अतिसार है उसके लक्षण गृहिणी के समान होते हैं, उन्हीं लक्षणों से उपस्थित होने पर गृहिणी व्याधि भी असाध्य मानी जाती है। जो अतिसार में बताए हुए हैं असाध्य के लक्षण, यदि वो गृहिणी में भी देखे जाते हैं तो फिर
असाध्य मानी गई है। अब उपद्रव की बात करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस की। जब कॉम्प्लिकेटेड गृहिणी हो जाती है तो 10 उपद्रव होते हैं। ये उपद्रव कष्ट साध्य होते हैं। फीवर, शोथ, ज्वर, शोथ, शूल, ज्वर, शोथ, शूल, हिक्का, वमन, आदमान, प्रलाप, श्वास, पांडु। रिपीट करती हूँ, ज्वर, शोथ, शूल, हिक्का, वमन, आदमान, प्रलाप, श्वास, पांडु। अब थोड़े मॉडर्न से कोरिलेशन देख लेते हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड Crohn's disease are chronic inflammatory bowel diseases. Ulcerative colitis, inflammation invariably involves the rectum. Clinical features क्या होते हैं? ब्लड डायरिया, ब्लड आता है, इमोशनल स्ट्रेस, इंटरकरेंट इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंट्रिटिस, Crohn's डिजीज की बात करते हैं, Crohn's disease, the site most commonly involved in the order of frequency are terminal ileum, ileum का terminal part, right side of the colon alone and jejunum. तो ileum का terminal part, jejunum, right side of the colon and colon alone. Clinical features, abdominal pain, weight loss. Investigation, stool microscopy, rectal biopsy, sigmoidoscopy and blood culture. Sprue or malabsorption syndrome. Definition, malabsorption syndromes include heterogeneous chronic disorders means जो long time के लिए रहते हैं, characterized either by defective intraluminal digestion or handling of indigested nutrients or by the failure of intestine to absorb them. True malabsorption, कुछ ingredient की नहीं हो पाती या फिर प्रॉपर ही फेलियर हो जाता है इंटेस्टाइन का टू एब्जॉर्ब देम. कॉजेज, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्मॉल बावल और अदर कंडीशंस लीडिंग टू मॉर्फोलॉजिकल ऑल्टरनेशन ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई. इम्प्रॉपर डाइट और डेफिशिएंसी ऑफ सम विटामिन्स लाइक निकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड और पायरिडॉक्सिन. कुछ ये विटामिन्स की डेफिशिएंसी से या डेफिशिएंसी ऑफ हेमेटेनिक एंजाइम्स, इंट्रिंसिक हेमेटेनिक एंजाइम्स. साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो स्टेरोरिया, इट मीन्स लूज, पेल, बल्की, ग्रीसी एंड ऑफेंसिव स्मेलिंग स्टूल्स, डिफिकल्ट टू फ्लश नहीं हो पाती, इट इज कॉल्ड एज स्टेटोरिया. डायरिया, मोशंस 3 or 4 times in the morning, bowel sounds, colicky type of abdominal pain, distension, flatulence, abdominal discomfort, muscle wasting, pallor and anemia, weight loss despite being good appetite, dryness of the skin. अब बात करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की.